जय हिंद। आज हम नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत सबूतों की दुनिया के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प हिस्से को समझने वाले हैं, मृत्युकालीन घोषणा यानी डाइंग डिक्लेरेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कानून और मानवीय मनोविज्ञान के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस मुख्य सवाल को समझेंगे जिससे ये पूरी चर्चा शुरू होती है। फिर हम इसकी परिभाषा और इसके पीछे के सिद्धांत को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी वैधता की शर्तें क्या हैं। कुछ बहुत ही जरूरी केस स्टडीज पर नजर डालेंगे और फिर समझेंगे कि सबूत के तौर पर इसका वजन कितना है। और आखिर में हम पहुंचेंगे अपने अंतिम निष्कर्ष पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो हमारी आज की पूरी बातचीत की बुनियाद है। सवाल बिल्कुल साफ है। मृत्युकालीन घोषणा आखिर है क्या? कानून की नज़र में एक वैलिड डाइंग डिक्लेरेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ इस एक बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मृत्युकालीन घोषणा आखिर होती क्या है और ये किस गहरे सिद्धांत पर टिकी हुई है। तो देखिए, हमारा नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसकी धारा 26 का में इसे साफ तौर पर बताता है। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये उस व्यक्ति का आखिरी बयान है जिसकी अब मौत हो चुकी है। यह बयान चाहे लिखा हुआ हो या बोला गया हो, इसमें वो अपनी मौत का कारण या उससे जुड़े हालात के बारे में बताता है। अब इसके पीछे जो सोच है ना, वो बहुत गहरी है। ये एक लैटिन कहावत पर आधारित है, नीमो मोरिटुरिस प्रिजुमेटुर मेंटीरे। इसका सीधा सा मतलब है कि ये माना जाता है कि कोई भी मरने वाला इंसान झूठ नहीं बोलेगा। कानून का ये मानना है कि जब कोई अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में होता है, जब वो इस दुनिया को छोड़कर जा रहा होता है, तो उसके मुंह से सच ही निकलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बयान इतना खास क्यों है? क्योंकि ये अनुश्रुत साक्ष्य यानी हियरसे एविडेंस के नियम का एक बहुत बड़ा अपवाद है। देखिए, आमतौर पर अदालत में सुनी सुनाई बातों को सबूत नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति से जिरा नहीं कर सकते जिसने वो बात कही थी। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन के मामले में दो बड़ी वजह हैं। पहली, जरूरत। कई बार ये अकेला सबूत होता है जो अपराधी तक पहुंचा सकता है। और दूसरी वजह है पवित्रता। कानून ये मानता है कि मौत का खौफ अपने आप में एक शपथ के बराबर है जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये क्या है और क्यों जरूरी है। पर क्या किसी भी आखिरी बयान को कानूनी तौर पर वैध या मृत्युकालीन घोषणा मान लिया जाएगा? नहीं, इसकी कुछ सख्त शर्तें हैं। चलिए देखते हैं वो क्या हैं। किसी भी बयान को डाइंग डिक्लेरेशन मानने के लिए उसे इन 6 शर्तों की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। पहली शर्त तो जाहिर है, बयान देने वाले की मौत हो चुकी हो। दूसरी, बयान का सीधा ताल्लुक उसकी मौत की वजह से या उसके आसपास के हालात से होना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है कि बयान पूरा हो, अधूरा या गोलमोल ना हो। और शायद सबसे अहम, बयान देते वक्त वो इंसान दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक हो, होश में हो। ये सारी शर्तें मिलके ही इस सबूत को भरोसेमंद बनाती हैं। सिर्फ थ्योरी से बात नहीं बनती। कानून असल में कैसे काम करता है, ये तो असली केसों से ही पता चलता है। तो आइए कुछ ऐसे ऐतिहासिक मामलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस कानून को शक्ल दी है। ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि मृत्युकालीन घोषणा का लिखित या मौखिक होना ही जरूरी नहीं है। अगर कोई पीड़ित बोल नहीं सकता तो वो इशारों से भी अपनी बात कह सकता है और उसे भी एक वैध घोषणा माना जाएगा। ये एक बहुत ही मशहूर और पुराने केस में तय हुआ था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि कैसे 100 साल से भी ज्यादा के वक्त में इस कानून ने एक शक्ल ली है। 1885 में अब्दुल्ला केस ने तय किया कि इशारे भी बयान हो सकते हैं। फिर 1958 में खुशाल राव केस ने इसके सबूत के तौर पर महत्व को परखने के लिए नियम बनाए। और 1984 में शारदा बेड़चंद केस ने तो परिस्थितियों की परिभाषा का दायरा ही बहुत बड़ा कर दिया। चलिए इस केस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शारदा बेड़चंद वाला केस बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि मौत तक ले जाने वाले हालात सिर्फ आखिरी पलों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि वो घटनाओं की एक लंबी कड़ी भी हो सकते हैं। इस मामले में एक महिला ने अपनी मौत से करीब 4 महीने पहले अपने परिवार को चिट्ठियां लिखी थीं जिसमें उसने ससुराल में हो रहे जुल्म के बारे में बताया था।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये चिट्ठियां एक डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर स्वीकार की जा सकती हैं क्योंकि ये उन हालातों से जुड़ी थीं जिनके कारण आखिर में उसकी मौत हुई। तो हमने ये समझ लिया है कि मृत्युकालीन घोषणा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि अदालत में इस सबूत का वजन कितना है। इस पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो इस तरह के और कानूनी विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर, अदालत इस बयान को कितना महत्व देती है। क्या इसे एक मजबूत सबूत माना जाता है या फिर एक कमजोर कड़ी? खुशहाल राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत साफ साफ कुछ बातें कही थीं। उन्होंने कहा कि मृत्युकालीन घोषणा को सिर्फ इसलिए कमजोर सबूत नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो एक डाइंग डिक्लेरेशन है। इसकी ताकत हर केस के अपने तथ्यों और हालातों पर निर्भर करती है। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके साथ कोई और पक्का सबूत यानी कोरॉबरेटिंग एविडेंस चाहिए ही चाहिए। और ये हमें ले आता है हमारे सबसे पहले और सबसे अहम सवाल के आखिरी हिस्से पर। सवाल फिर से वही है और अब हम इसका सीधा जवाब देंगे। और जवाब है हाँ, बिल्कुल, यही इस सबूत की सबसे बड़ी ताकत है। अगर अदालत को इस बात का पूरा यकीन हो जाए कि दिया गया बयान सच्चा है, भरोसे के लायक है और बिना किसी दबाव के दिया गया है, तो सिर्फ उस एक बयान के आधार पर भी किसी को दोषी ठहराया जा सकता है। तो आखिर में कोर्ट क्या देखती है? समझिए कि फैसला सुनाने से पहले अदालत अपने मन में एक चेकलिस्ट चलाती है। क्या ये बयान सच में और अपनी मर्जी से दिया गया था? क्या बयान देने वाला उस वक्त सोचने समझने की हालत में था? क्या कहानी में कोई झोल तो नहीं है, कोई शक की गुंजाइश तो नहीं है? अगर इन सभी सवालों का जवाब अदालत को तसल्ली बख्श मिलता है तो फिर किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर एक मरते हुए इंसान के आखिरी शब्द किसी जीते जागते इंसान को सजा दिलवा सकते हैं, तो ये हमारे कानून के सच के उन आखिरी पलों में गहरे विश्वास के बारे में क्या कहता है? ये कानून कहीं न कहीं इंसान के उस स्वभाव पर बहुत यकीन करता है जो मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर सच बोलता है। और यही बात इसे सबूतों की दुनिया का सबसे दिलचस्प और मानवीय पहलू बनाती है।